हरिओम। आप सभी का संस्कृत विज्ञान चैनल पर हार्दिक। आज से हम लोग संधि शुरू करने जा रहे हैं। तो संधियों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग संधियों का परिचय जानेंगे। संधि आखिर होती कितनी है, संधि कहाँ कहाँ करनी चाहिए, संधि कहाँ कहाँ नहीं करनी चाहिए। फिर इसके बाद में हम लोग क्रम से सभी संधियों को पढ़ेंगे। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, सभी में संधियाँ लगभग ही जाती हैं। चाहे आप हिंदी के छात्र हो या संस्कृत के हो, संधियाँ आपको सभी जगह काम में आती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि संधि कहाँ कहाँ पर करनी चाहिए। संधि कहते किसे हैं भाई? कहते हैं वर्णों के आपसी मेल को संधि कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। दो अक्षर जहां पर आपस में आकर के मिल जाए वह संधि कहलाते हैं। तो ये हो गई संधि की परिभाषा। संधि कहाँ कहाँ करनी चाहिए, तो ये श्लोक है। संहितैक पदे नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। एक पद में हमेशा संधि करना चाहिए। धातु और उपसर्ग के बीच में हमेशा संधि करना चाहिए। अगर हम कोई समास कर रहे हैं, वहां पर कोई संधि हो रही है, तो वहां पर हमेशा संधि करना चाहिए। और वाक्य प्रयोग अगर हम कर रहे हैं अथवा वाक्य लिख रहे हैं, वह हमारे स्वेच्छा पर निर्भर है कि हम संधि करें अथवा नहीं। इसको ऐसे समझिए कि एक पद में नित्य संधि करना चाहिए। एक पद जैसे पठंती, पठ प्लस अंति रहता है, यहां पर रूप करके पठंती बना दिया। तो अगर हम प्रयोग करेंगे ना बालकाः पठंती, तो वही सही है। अगर आप लोग करेंगे बालकाः पठ अंति, तो ये गलत है, क्योंकि एक पद में नित्य संधि होती है। जैसे राम अगर जस रहता है, ये दीर्घ हो जाकर रामाह बनता है। तो अगर आप राम प्लस अह ऐसा लिखेंगे तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर संधि करना अनिवार्य है। संधि युक्त पद का ही प्रयोग करना चाहिए एक पद में। दूसरा है धातु उपसर्गयो। धातु और उपसर्ग के बीच में हमेशा संधि करनी चाहिए। जैसे आगच्छत, अगच्छत के आगे आग उपसर्ग लगाएंगे तो उसमें आगच्छत रूप बनता है, तो ये सही है। आ प्लस अगच्छत ये गलत है। तो धातु और उपसर्ग के बीच में नित्य संधि होती है। तीसरी बात कही थी मैंने समास में, शुद्ध्युपास्यः, शुद्धि उपास्यः, शुद्ध्युपास्यः, यहाँ पर यण संधि है। विग्रह तो ऐसा रहेगा, लेकिन फिर संधि करके ये पद बन जाएगा। तो सीधा शुद्धि उपास्य ऐसा नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमको संधि करनी चाहिए। और वाक्य, आप पूरा वाक्य बना रहे हो, रामः गच्छति, ये भी सही है। रामो गच्छति, ये भी सही है। यहाँ पर विसर्ग संधि होकर के विसर्ग को ओ हो जाता है, तो ये भी सही है, ये भी संधि सही है। सह गच्छति भी सही है, स गच्छति भी सही है। चाहे आप विसर्ग का लोप करो चाहे मत करो, यहाँ पर आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो ये बात हो गई संधि कहाँ कहाँ पर करनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि संधि करने के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या है। भाई जहां पर संधि हो रही है सब जगह कर दें? बोले नहीं, दोनों पद सार्थक होने चाहिए। अर्थात अगर आप संधि कर रहे हैं तो दोनों पदों का जो आपस में मिलने वाले हैं उनका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, या फिर वो अगले वाला पद कोई प्रत्यय हो। तो व्याकरण की प्रक्रिया में प्रत्ययों के साथ संधि होती है, तो या तो वो प्रत्यय होना चाहिए या उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। सार्थक अर्थ वाला उदाहरण पहले देख लीजिए आप। पुस्तकालय एक सार्थक पद है, इसमें दीर्घ संधि होती है, पुस्तक प्लस आलय। अब आप अगर करें पुस्तक प्लस आलय, तो आलय का अर्थ होता है घर, लेकिन आलय का कुछ भी अर्थ नहीं होता। इसलिए भले ही यहाँ पर दीर्घ संधि होकर पुस्तक आलय से पुस्तकालय बन जाएगा, लेकिन यह संधि विच्छेद गलत है। संधि को जब तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उन दोनों पदों का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। इसलिए पुस्तक आलय रोंग, गलत। दूसरा है पुस्तका प्लस अलय,
इससे भी पुस्तकालय बन जाएगा, लेकिन ये भी गलत है। हम इसका संधि विच्छेद ऐसे भी नहीं कर सकते क्योंकि पुस्तका का कोई अर्थ नहीं है। तीसरा है पुस्तका प्लस आलय। यहाँ आलय से ही आ गए लेकिन इधर पुस्तका है, ये भी गलत है। ये भी इसका सही संधि विच्छेद पद नहीं है। तो अब जाकर के चौथा हमको संधि विच्छेद पद मिला पुस्तक प्लस अलय। पुस्तका नाम आलय पुस्तकालय, तो यहाँ पर पुस्तक प्लस आलय यही रहेगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना, जब कभी भी आप किसी भी शब्द में संधि करें तो दोनों पदों को इस प्रकार से विच्छेद करना कि उनका कोई ना कोई अर्थ निकले। और जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि हरे प्लस ए, जब हम हरे बनाते हैं तो आगे ए रहता है, ए का तो कोई अर्थ है ही नहीं, फिर ये सार्थक पद कैसे हुआ? यहाँ पर हरे कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिए, ए का कोई अर्थ नहीं लेकिन एक प्रत्यय है। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, या तो पद सार्थक होना चाहिए या वो प्रत्यय होना चाहिए। ए को क्या है? प्रत्यय है। चतुर्थी विभक्ति में गे प्रत्यय आता है, गे में से ए बचता है, इसलिए हरे में संधि हो जाएगी। विद्या में विधि प्लस आ, ये गलत है। विद्या अपने आप पूरा पद है इसलिए इसमें संधि नहीं होगी। ये नहीं कि जहाँ संधि नहीं हो रही वहाँ भी आप तुरंत तोड़ के संधि करो, उसमें उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए तभी उनको अलग की, नहीं तो वहाँ पर संधि नहीं होती है। ये हो गई संधि के लिए आवश्यक शर्तें। अब हम जानेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, व्यंजन संधि कितने प्रकार की होती हैं, कुल कितनी संधियां होती हैं। आइए, संधि के प्रकार आप लोग चाहो तो लिखते हुए भी साथ में चल सकते हो। देखिए, सामान्यतः हिंदी में और सामान्य जनरल संस्कृत 3 ही संधियां मानी गई है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन आप संस्कृत के छात्र हैं तो पूरा डीपली संस्कृत में कुल मिलाकर के 5 संधि, पाणिनि जी ने 5 संधि, जो भट्टोजी दीक्षित थे जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी बनाई, उन्होंने संधियों के 5 प्रकरण। तो 5 संधि कौन कौन सी हैं वो? सबसे पहले है अच संधि, इसका दूसरा नाम स्वर संधि भी है। दूसरी है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव से तात्पर्य है कि जो संधि की जो पद हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं होता। प्रकृति भाव संधि में नया नहीं होता, इसलिए इसका नाम है प्रकृति भाव। जो पद हैं वो उनके बीच में दूसरी संधि आएंगी तो भी वो नहीं होगी, जैसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पर है हल संधि, नंबर पर है विसर्ग संधि, 5वें नंबर। पंच संधि प्रकरण में कौन कौन संधि हो गई? अच संधि, प्रकृति भाव संधि, विसर्ग संधि और वादी संधि। अब इनके भी भेद होते हैं। अच संधि की में भी काफी सारी संधियां, प्रकृति में, भाव में भी, संधि में भी, विसर्ग संधि में भी। तो आइए अब हम लोग उनको देखें। सबसे पहले हम जानेंगे अच संधि के बारे में, क्या संधि में आखिर कितनी संधि। तो संस्कृत में अच संधि के 7 प्रकार होते हैं। सबसे पहले है सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। सवर्ण दीर्घ संधि में दीर्घ हो जाते हैं, गुण हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाती है। इनको हम लोग एक एक करके क्रम से पढ़ते हैं। उसके बाद में यण संधि, आप लोग लिखते भी चलिए। फिर है आदि संधि, पूर्व रूप से, के बाद में फिर पर रूप से। और अच संधि में हम लोग 7 कुल मिलाकर के सवर्ण दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, रूप और पर रूप, ये 7 संधि आप लोग अच संधि के प्रकरण। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि, सॉरी प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है प्रकृति भाव, दूसरा है प्रगृह्य प्रकृति भाव, तीसरा है प्रकृति भाव संधि में 3 रूप हम पढ़ेंगे, लुत प्रकृति भाव, प्रगृह्य प्रकृति भाव और सामान्य प्रकृति भाव। उसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि।
आप लोग लिखते चलिए। व्यंजन संधि में कौन कौन से प्रकार हैं? व्यंजन संधि का नाम है हल संधि। हल व्यंजनों को ही कहते हैं। इन्हें 3 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले है योग विशिष्ट संधि। योग विशिष्ट संधि में है च्युत्व संधि, पृष्ठत्व संधि। फिर इसके बाद में आती है जस्तु संधि, जर्त्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, अनुस्वार परसवर्ण संधि। इसके बाद में पूर्व सवर्ण संधि, परसवर्ण संधि, तत्व संधि, गमुडागम संधि। ये हम लोग पढ़ेंगे अथ संधि में और हल संधि। आप लोग लिखते चलिए। तो ये हो गए हल संधि के प्रकार। इसके बाद में फिर हम लोग जानेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को कुछ भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे विसर्ग संधि अपने आप में एक ही है, लेकिन इसको फिर वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं? विसर्ग के स्थान पर स होने वाला, एक दूसरा विसर्ग के आगे चवर रहने पर ष्टुत्व, विसर्ग के आगे टवर रहने पर ष्टुत्व। पहला दूसरा ये है विसर्ग के आगे क ख रहने पर अर्ध विसर्ग, विसर्ग के आगे प फ रहने पर अर्ध विसर्ग और उपधमानीय। ये विसर्ग संधि। फिर उसके बाद में आती स्वादि संधि। स्वादि संधि अलग नहीं है, ये विसर्ग संधि का ही भेद है। तो स्वादि संधि को कुछ भागों में वर्गीकृत इस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें उत्व संधि, अतो रो रप्लुता दप्लुते, निश्चय 2 सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है। विसर्ग लोप संधि, भू भगो अगो पूर्व से तत्व 2। अंत में निष्कर्ष जानेंगे। निष्कर्ष में पूरी विसर्ग संधि को आप लोग एक। तो ये हो गए सभी संधि। सबसे पहले हमने पढ़े 5 संधि होती। कौन कौन सी? अथ संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि। 5 संधियों के बाद में सबसे पहले फिर हमने स्वर संधि के प्रकार पढ़े, फिर हमने व्यंजन संधि के प्रकार पढ़े, फिर विसर्ग संधि, स्वादि संधि। अगर आपने नहीं लिखे हो तो वीडियो को सुन करके के बाद में आप लोग अब तैयार हो जाइए। हम लोग बहुत जल्दी पूरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। टर्न ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक करके वो ऑन कर लीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो डालते ही पता चले। धन्यवाद।